हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग मंत्र। मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लर्निंग मंत्र में। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, RTE एक्ट 2009 के बारे में। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आने वाले सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि सीटेट का एग्ज़ाम आ रहा है और DSSB PRT की वैकेंसीज भी डिस्क्लोज हो चुकी हैं। सो हमें इन सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को टाइमली कवर कर लेना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? RTE एक्ट 2009 एक संवैधानिक प्रावधान है। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, दी जाएगी। इसका ये मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। 86वां संविधान संशोधन हुआ था इसके लिए 2002 में, जिसके थ्रू आर्टिकल 21A इसमें ऐड कर दिया गया था। और इस आर्टिकल को ऐड करने के बाद शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार बन गया। अब हर एक नागरिक का अधिकार है शिक्षा। ठीक, शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है और मूल अधिकार संविधान के पार्ट 3 का भाग है। ठीक है, मूल अधिकार पार्ट 3 में आता है, ये आप चीज़ ध्यान रखना। सो इस लाइन से आपके 3 क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं। सबसे पहला, 86 संविधान संशोधन कब आया था? 2002 में। ये डेट इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके थ्रू एक आर्टिकल ऐड हो गया 21A, ठीक है, जिससे शिक्षा का अधिकार को एक मूल अधिकार का दर्जा दे दिया गया। मूल अधिकार पार्ट 3 में आते हैं। ठीक, इससे आगे चलते हैं। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट डेट हैं जो आपको पता मालूम होना चाहिए। 2 जुलाई 2009 को कैबिनेट में बैठक हुई इसके लिए। 20 जुलाई 2009 राज्यसभा में ये विधेयक पारित हो गया। 4 अगस्त 2009 लोकसभा में विधेयक पारित हुआ। 26 अगस्त 2009 में राष्ट्रपति ने इस पर साइन कर दिया। और उस टाइम राष्ट्रपति कौन थी हमारे देश की? प्रतिभा पाटिल। राइट। 27 अगस्त 2009 में गजट में ये पब्लिश हो गया था। और बहुत इम्पोर्टेंट डेट 1 अप्रैल 2010 ये देश में लागू हो गया। ठीक है, सो ये डेट आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। एक्ट कब आया था? 2009 में। ठीक है, और ये अप्रूव्ड लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010। दोनों ही चीज़ें पूछ ली जाती हैं, आप ध्यान रखना। लागू पूछे तो आपको बोलना है 1 अप्रैल 2010 और सिर्फ एक्ट पूछा जाए तो 2009। ठीक, भारत शिक्षा के अधिकार को लागू करने वाला कौन से नंबर का देश है? 135वां देश है भारत। भारत 135वां देश है तो फर्स्ट कंट्री कौन थी? नॉर्वे। नॉर्वे ऐसा करने वाला पहला देश था। ठीक, और भारत 135 है, ये आपको ध्यान रखना। भारत क्या है? फर्स्ट है। वो नॉर्वे फर्स्ट है, भारत 135 है। ठीक है, इसमें कुल 7 चैप्टर्स हैं, कुल 7 अध्याय हैं और 38 धाराएं हैं और एक अनुसूची है। 7 चैप्टर्स, कुल 7 अध्याय, 38 धाराएं और एक अनुसूची। इन 7 अध्याय में सबसे बड़ा चैप्टर कौन सा है? 4th। ठीक है, सबसे बड़ा चैप्टर कौन सा है? 4th चैप्टर है। सो आप ये ध्यान रखना। अभी तक ये क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया है, मे भी पूछ लिया जाए, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये टॉपिक मैंने बहुत डिटेल में लिया है। चैप्टर फर्स्ट, इसमें क्या है? प्रारंभिक परिचय, एक इंट्रो दिया जाएगा। धारा फर्स्ट में क्या है? संक्षिप्त नेम है, विस्तार और प्रारंभ, ये 3 चीज़ों पे बात की जाएगी। इस एक्ट का शॉर्ट में नेम क्या है?
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये इसका पूरा नाम है, ये आपको मालूम होना चाहिए। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009, इसका विस्तार कहाँ तक है? संपूर्ण भारत में। ठीक है, जब ये लागू हुआ था तो ये जम्मू कश्मीर को छोड़ के लागू हुआ था, लेकिन एट प्रेजेंट ये संपूर्ण भारत पे लागू हो चुका है, पूरे भारत में ये लागू हो चुका है। प्रारंभ कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010। राइट, यहाँ तक क्लियर है? इसमें एक छोटा सा नोट है, इस अधिनियम की कोई भी बात मदरसों, वैदिक पाठशालाओं और मुख्य धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली शैक्षणिक संस्थाओं पर लागू नहीं होगी। ठीक, ये आप ध्यान रखना। धारा सेकंड, धारा 2 में परिभाषाओं के बारे में बात करी गई है। इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कुछ वर्ड्स यूज़ किए गए हैं इस एक्ट के दौरान, तो उन वर्ड्स का आपको अर्थ मालूम होना चाहिए, मीनिंग मालूम होना चाहिए। जैसे कि समुचित सरकार, इसमें वर्ड यूज़ किया गया है, तो समुचित सरकार का मतलब क्या है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से मिलके क्या बनती है? समुचित सरकार। तो इन चीज़ों के वर्ड्स आपको मालूम होने चाहिए। जैसे बालक वर्ड यूज़ किया गया है इस पूरे एक्ट में, तो बालक का मतलब क्या है? 6 से 14 साल तक के सभी बच्चे बालक या बालिकाएं कहलाएंगे। ठीक है, 6 से 14 वर्षीय बच्चों को बालक या बालिकाएं बोला जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा 1st to 8 क्लास। ओके, विद्यालय, स्कूल 4 टाइप के हैं, इसमें 4 प्रकार के स्कूल हैं, जैसे सरकारी स्कूल, नियमित स्कूल, अनुदान प्राप्त प्राइवेट स्कूल, अनुदान प्राप्त ना करने वाले प्राइवेट स्कूल और विशेष श्रेणी के स्कूल। ये 4 तरह के स्कूल के बारे में बात करी गई है। ठीक है, समुचित सरकार में आएगा केंद्र सरकार, राज्य सरकार। बालक का मतलब है 6 से 14 साल तक का बच्चा। प्रारंभिक शिक्षा 1st to 8 क्लास तक, और विद्यालय है ये चारों। स्थानीय प्राधिकरण कार्य, इसमें है नगर निगम, नगर परिषद, जिला पंचायत, ये सब। ठीक है, हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। अध्याय सेकंड, इसमें बात की गई है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। ठीक है, धारा 3, 6 से 14 वर्षीय बालक को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। ये नॉर्मल बच्चों के लिए ये एज है, और अगर विकलांग बच्चों को डिसेबल्ड बच्चों की बात की जाए तो वो ये एज हो जाती है 6 to 18। ये डिफरेंस आपको ध्यान देना है। नॉर्मल बच्चों की बात की जाएगी तो शिक्षा का अधिकार 6 से 14 साल तक के बच्चों को, अगर डिसेबल बच्चे, विकलांग बच्चों के लिए बोला जाएगा तो ये एज बढ़कर हो जाती है 6 to 18। ओके, धारा 4, 6 से अधिक आयु का बालक जबकि प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है तो उसे उसकी आयु के अनुसार कक्षा में, समुचित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, धारा 4 ये कहती है, धारा 4 के प्रावधानों को पूरा करने हेतु शैक्षणिक स्तर के अंतर को कम करने हेतु ब्लॉक स्तर पे 6 मंथ का ब्रिज कोर्स किया जाएगा। जैसे 6 साल तक का कोई बच्चा है और वो पिछड़ गया है पढ़ाई से, तो उसे फिर भी एडमिशन दे दिया जाएगा, उसकी एज के अकॉर्डिंग दिया जाएगा उसे क्लास में। जैसे कोई 8 साल का बच्चा है और उसको फिर फर्स्ट क्लास में एडमिशन नहीं दिया जाएगा, उसके एज के अकॉर्डिंग दिया जाएगा एडमिशन सेकंड में। और जो उसका एज में गैप हो गया है, वो सॉरी, जो उसकी पढ़ाई में गैप आ गया है, तो उसे कैसे पूरा किया जाएगा? ये 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराकर। ठीक है, जिससे वो बाकी बच्चों से पीछे ना हो जाए, उनको जो उसका कोर्स छूटा है वो कवर कर लेगा वो इस 6 महीने के ब्रिज कोर्स को करके। ठीक है, ये धारा 4 कहती है कि आप उसको प्रवेश एडमिशन दे देंगे, एडमिशन देने से मना नहीं करने के। धारा 5, ये ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के बारे में। कोई भी बालक प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के दौरान विद्यालय स्थानांतरण करता है तो विद्यालय स्थानांतरण के साथ साथ बालक के सभी अधिकार भी ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। बच्चे को टीसी दे दी जाएगी, और अगर बच्चे के पास टीसी नहीं है तो उसे दूसरे स्कूल में एडमिशन देने से रोका नहीं जाएगा, मना नहीं किया जाएगा। ठीक है, धारा 5। अब चैप्टर 3 में आ जाते हैं, 3 पर आ जाते हैं। 3rd चैप्टर क्या कहता है?
समुचित सरकार, अभी देखिए इसमें समुचित सरकार के बारे में बोला गया, तो समुचित सरकार से आपको पता चल गया होगा किस चीज़ के लिए बोल रहे हैं। समुचित सरकार का अर्थ क्या है? केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों से है, ठीक है। स्थानीय प्राधिकारी, ये नगर पंचायत वगैरह है। और फिर है माता पिता के कर्तव्य, इन सभी का प्राथमिक शिक्षा के लिए क्या क्या कर्तव्य होगा, ये चैप्टर 3 में बात करी गई है। धारा 6 आरटी एक्ट 2009 के प्रारंभ से 3 वर्ष तक की अवधि के भीतर के अंदर जहां विद्यालय स्थापित नहीं है, विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। जैसे आरटीई एक्ट 2009 आ चुका है, स्टार्ट हो चुका है, और आरटी एक्ट स्टार्ट होने से 3 साल तक की जो ड्यूरेशन होएगी, उसमें अगर जहाँ जिस प्लेस पर स्कूल्स नहीं है वहाँ पे स्कूल बनाए जाए, और उस स्कूल की डिस्टेंस क्या होगी। अगर हम प्राइमरी की बात करें 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे होना चाहिए, और उच्च प्राथमिक विद्यालय की बात करी जाए तो 3 किलोमीटर की दूरी तक ये स्कूल बनाए जाएं। डिस्टेंस ये ही होना चाहिए, और ये डिस्टेंस पूछी जाती है एग्जाम्स में, तो आपको मालूम होना चाहिए। तो ये धारा 6 बोलती है प्राथमिक स्कूलों की क्या डिस्टेंस रहेगी, ठीक। धारा 7 केंद्र और राज्यों का वित्तीय अनुपात क्या होगा। सेंटर और स्टेट में होगा 65-35 का, ठीक है। और जो पूर्वोत्तर राज्य है, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है, उसमें होगा 90:10 का, ठीक है। ये रेशो है। धारा 8 समुचित सरकार के क्या अधिकार होंगे, क्या कर्तव्य होंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य है, इसके बारे में धारा 8 में बोला गया है। स्थानीय प्राधिकारियों के क्या कर्तव्य होंगे, इसमें धारा 9 में बात करी गई है। और धारा 10 में माता पिता और गार्जियंस जो हैं कर्तव्य बालक को विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। उनका यही है कि वो अपने बच्चों को विद्यालय स्कूल में एडमिशन कराएं, उन्हें स्कूल भेजें, ठीक है। और केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इनका क्या है कि हर बच्चा निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कर सके। उन्हें जो भी मतलब शिक्षा सामग्री है, मतलब जो पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें, उन्हें सब चीज़ें प्रोवाइड कराई जाए। ये सब समुचित सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है। अब हम आते हैं धारा 11 पे। प्राथमिक शिक्षा के लिए 3 वर्ष से अधिक आयु के बालक तैयार करने और 6 वर्षीय सभी बालकों की आरंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा व्यवस्था करने की दृष्टि से समुचित सरकार निःशुल्क विद्यालय पूर्व शिक्षा उपलब्ध कराने की आवश्यक व्यवस्था करेगी। इसमें ECCE के बारे में बताया गया है कि 6 वर्षीय बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करेगी समुचित सरकार, और 3 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें स्कूल के लिए तैयार करेगी, ठीक। ये धारा 11 में है, स्कूल पूर्व शिक्षा के लिए ECC में के लिए तैयार करना। चैप्टर 4 इसमें विद्यालय और शिक्षकों का उत्तरदायित्व क्या होगा। धारा 12 निजी शिक्षण संस्थान, प्राइवेट जो स्कूल्स हैं, अपने विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के कुल 25% सीट निर्धन वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। तो ये 25% कोटे की बात करी गई है, इसमें निर्धन बच्चों के लिए ये धारा 12 में है, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है कि 12% का कोटा कौन सी धारा में है, 12 में, ठीक है। ये ध्यान रखना, पर ये परसेंटेज भी पूछ लिया जाएगा और धारा भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछड़े और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए ही होगा ये हर प्राइवेट स्कूल्स में। धारा 13 कोई प्रवेश शुल्क नहीं, कोई भी एडमिशन फीस नहीं ली जाएगी। धारा 13 के अकॉर्डिंग पकड़े जाने पे जुर्माना कितना होगा। जो भी आपने फ़ीस लिया, जैसे आपने एडमिशन फ़ीस ले ली 10,000 ले ली, तो इसका 10 गुना जो होगा वो आपसे जुर्माना के तौर पर लिया जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये है जो भी आपने फ़ीस ली है उसकी 10 गुना आपसे जुर्माना लिया जाएगा। अगर आप पहली बार पकड़े जाते हैं तो 25,000 रुपये की राशि, दंड राशि, और आप अगर ये चीज़ें रिपीट करते हैं तो फिर 50,000 रुपये, ठीक है। धारा 14 प्रवेश के लिए आयु का सबूत।
तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर आपको एडमिशन दिया जाएगा। लेकिन ये भी साथ के साथ मेंशन है कि अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको एडमिशन देने से नहीं रोका जाएगा। आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आपको बताए गए हैं, लेकिन आपके पास अगर वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको एडमिशन फिर भी दिया जाएगा। आपको मना नहीं कर सकते हैं कि आप एडमिशन नहीं दिया जाएगा, एडमिशन आपको फिर भी दिया जाएगा। आपको एडमिशन देने से मना नहीं किया जा सकता है। ठीक है। धारा 15, किसी बालक को प्रवेश की निर्धारित तिथि के बाद भी प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे एडमिशन डेट क्या है, 13 सितंबर। ओके, अगर ये डेट क्रॉस हो गई है, ये डेट निकल गई है, तो भी आप अक्टूबर स्टार्ट हो गया है जैसे मे बी, तो भी आपको एडमिशन दिया जाएगा। ये नहीं बोल सकते हैं कि डेट तो पास हो गई है, अब अक्टूबर चल रहा है, अब आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा, आपको एडमिशन फिर भी मिलेगा। ठीक है। जो भी निर्धारित तिथि है उसके बाद भी आपको प्रवेश दिया जाएगा, इनकार नहीं किया जाएगा। ओके। धारा 16, नो डिटेंशन पॉलिसी। नो डिटेंशन पॉलिसी, इसके बारे में बहुत पूछा जाता है। नो डिटेंशन पॉलिसी मतलब बच्चे को प्राथमिक शिक्षा तक क्लास 8 तक फेल नहीं कर सकते हो। ठीक है। क्लास 8 तक बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा। धारा 16 में है ये। मोस्ट इम्पोर्टेंट धारा 17, किसी भी बच्चे को, किसी भी बालक को शारीरिक दंड, मानसिक दंड नहीं दिया जाएगा। ना ही आप उसे शारीरिक रूप से दंड दे सकते हो और ना ही मानसिक रूप से बच्चे को आप परेशान कर सकते हो। कोई भी अपशब्द भी नहीं बोलोगे, रॉन्ग वर्ड्स का यूज़ भी आप नहीं करोगे बच्चे के लिए। सो ये कौन सी धारा बोलती है, धारा 17 में। ओके। धारा 18, मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना स्कूल नॉर्म्स को पूरा ना करने पर कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा। कोई भी विद्यालय जो स्कूल के नॉर्म्स को पूरा नहीं करता है, वहाँ वो स्कूल को रनिंग नहीं कर सकता है, स्कूल स्थापित नहीं किया जाएगा। अगर आप उल्लंघन करते हो तो आपको 1 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। और अगर आप ये उल्लंघन, आपको नोटिस मिल गया है कि आप अपना स्कूल रनिंग नहीं कर सकते हो, फिर भी आप स्कूल रनिंग कर रहे हो, आपका स्कूल जारी है, आप स्कूल चला रहे हो फिर भी, तो आपको 10,000 प्रत्येक कार्य दिवस के आधार पर आपको जुर्माना देना पड़ेगा। मतलब हर दिन का 10,000 रुपये जुर्माना होगा। फर्स्ट टाइम 1 लाख रुपये, और सेकेंड टाइम भी आप करते हो तो हर डे के हिसाब से आपको 10,000 रुपये देना होगा। ठीक है। नॉर्म्स क्या क्या होंगे, अगर आपसे किसी से पूछ लिया जाए कि भाई नॉर्म्स क्या क्या है एक स्कूल को स्थापित करने का, है ना, तो नॉर्म्स क्या क्या होता है, यही होता है कि टॉयलेट, गर्ल्स एंड बॉयज़ का टॉयलेट अलग अलग होना चाहिए, एक प्लेग्राउंड होना चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, साफ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, मिड डे मील के लिए रसोई के सारे रिसोर्सेज होने चाहिए, पर्याप्त साधन होने चाहिए, सुरक्षा के लिए स्कूल के चारों तरफ 4 दीवारी होनी चाहिए। हम सिक्योरिटी का भी ध्यान रखेंगे। सभी मौसम में सुरक्षित रहने वाले विद्यालय भवन होने चाहिए। जैसे बारिश का मौसम है तो ऐसी छत ना हो जिससे पानी बह रहा हो। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। स्कूल नॉर्म्स हैं ये। प्ले ग्राउंड पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। आज के टाइम में एट प्रेजेंट में प्ले ग्राउंड तो हर स्कूल में होना ही चाहिए। ये चीज़ें हैं जो स्कूल नॉर्म्स को पूरा करने वाली, और भी इसमें एडिशनल होंगी। धारा 19, विद्यालयों को स्थापित करने के लिए नॉर्म्स। इसमें बताया गया है कि क्या, जो मैंने नॉर्म्स आपको बता दिए हैं वो ये नॉर्म्स जो मैंने अभी बताया वो 19 में आता है कि क्या क्या नॉर्म्स होने चाहिए। आरटीई एक्ट 2009 के प्रारंभ से पहले स्थापित विद्यालय यदि मान और मानकों को पूरा नहीं करता है तो आरटीई एक्ट के प्रारंभ से 3 साल के अंदर अपने खर्चे पे मानकों को पूरा करने के लिए कदम उठाएगा। अगर स्कूल रनिंग में है और उसने आरटीई एक्ट स्टार्ट हो चुका है और आपको जो नॉर्म्स आपको बताए गए हैं आप उन्हें पूरा नहीं करते हैं तो आपको 3 साल का टाइम दिया जा रहा है कि आप इसके लिए स्टेप्स लें। ठीक है।
इसके लिए आप अपने से पहल करें कि हाँ हमें मतलब स्टार्टिंग करनी है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर वही जुर्माना 1 लाख रुपए का और रिपीट करने पर हर दिन के हिसाब से 10,000 रुपये लिए जाएंगे प्रत्येक कार्य दिवस पर। ठीक है, क्लियर। धारा 20, अनुसूची में संशोधन करने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार का होगा। धारा 21, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, एसएमसी के बारे में इसमें ये पूछ लिया जाता है। एसएमसी धारा 21 में है। ठीक है, इसमें टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? 16 मेंबर्स होते हैं। इन 16 मेंबर्स में से 50% जो होंगी वो वीमेंस महिलाएं होंगी। ठीक है, वो महिलाएं होंगी। तो टोटल सदस्य कितने? 16। इसमें से 50% कौन है? और लेडीज़ हैं और महिलाएं हैं। इसका 75% थर्ड फोर्थ पेरेंट्स और गार्जियंस होंगे। 25% 1/4 लोकल अथॉरिटीज़ होंगी। ठीक है, ये है। इनका काम क्या होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। 50% महिलाएं हैं। ये बहुत पूछ लिया जाता है कि महिलाएं कितनी होंगी? 50%। ओके, इनका काम क्या है? विद्यालय के कार्यों को मॉनिटर करना, क्या क्या काम हो रहे हैं उन्हें ये मॉनिटर करेगा। एसटीपी, स्कूल डेवलपमेंट प्लान तैयार करेगा, उसकी सिफारिश करना। समूची सरकार और स्थानीय प्राधिकारी और अन्य स्रोत से प्राप्त अनुदान के आयोग को मॉनिटर करना कि जो भी मतलब अनुदान मिला है उसको कैसे कैसे यूज़ किया जा रहा है, कहाँ खर्च किया जा रहा है, सही जगह इन्वेस्ट हो रहा है वो पैसा या नहीं, ये सब कौन देखेगा? एसएमसी देखेगी। ठीक है, जो भी अनुदान की राशि है वो कहाँ खर्च हो रही है, सही कार्यों में उन्हें खर्च कर रहे हैं या तो नहीं हो रहा है, ये सब कौन देखेगा? एसएमसी। धारा 22, इसमें एसडीपी है। एसडीपी, एसएमसी क्या करती है? एसडीपी को तैयार करती है। एसडीपी क्या है? स्कूल विकास योजना, स्कूल डेवलपमेंट प्लान। स्कूल विकास योजना में क्या क्या चीज़ें हैं वो एसएमसी देखेगी, और स्कूल विकास योजना जो बनाई जाएगी वो एसएमसी में जो अनुदान राशि आई थी उसका यूज़ करके योजनाएं तैयार करी जाएंगी, बनाया जाएगा उसे, और एसएमसी इन्हें सबको मॉनिटर भी करेगी। धारा 23, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए क्या क्या सेवाएं, शर्तें और योग्यताएं हैं। क्या योग्यताएं हैं, सेवाएं क्या होंगी, शर्तें क्या होंगी, ये शिक्षकों की नियुक्ति के लिए है धारा 23 में। धारा 24 में शिक्षकों के कर्तव्य क्या हैं, और जो अगर शिक्षकों की कोई शिकायतें हैं उन्हें दूर करना भी धारा 24 में आता है। विद्यालय, उनका क्या कार्य है, कर्तव्य क्या होएगा एक टीचर का कि वो विद्यालय समय पर आए, पंक्चुअल होना चाहिए, सिलेबस को टाइमली पूरा कराए, है ना। बालक की सामर्थ्य, बालक के मतलब बच्चे के अकॉर्डिंग उन्हें, वो बच्चे के अकॉर्डिंग टीचिंग कराए, मतलब चाइल्ड सेंटर टीचिंग होनी चाहिए। पेरेंट्स के साथ नियमित बैठक, पेरेंट्स के साथ टाइम टू टाइम मीटिंग करें, और मीटिंग करने के बाद उन्हें उनके बच्चे के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दें। कोई बच्चे का वीक पॉइंट है, बच्चे की स्ट्रेंथ बताए, वीक पॉइंट्स बताए, सब चीज़ बच्चे को पेरेंट्स को बतानी चाहिए। सारी अच्छी ही बातें ना बताएं कि हाँ आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है बच्चे का, उसके वीक पॉइंट क्या है, कहाँ परेशानी आ रही है उसको, ये भी डिस्कस आपको पेरेंट्स के साथ करना है। ठीक है, उसकी प्रगति और कमजोरी दोनों के बारे में आपको जानकारी देनी है बच्चे के पेरेंट्स को। ठीक है। धारा 25, छात्र और शिक्षक अनुपात क्या क्या होगा, इसका रेशो क्या होने वाला है, ये बात करी गई है। रेशो क्या होगा आपका उसमें उच्च प्राथमिक स्तर पर 135 का है और प्राथमिक स्तर पे 130 का है। ठीक है, 135 उच्च प्राथमिक पे। ओके। 26, शिक्षकों के खाली पद 10% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। आपके हाँ टीचर्स के जो खाली पद हैं बस वो 10% तक तो खाली रह सकते हैं, उसके ज़्यादा होने पर तुरंत भर्ती कराई जानी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है धारा है। धारा 27, इसमें क्या है 27 में शिक्षक टीचिंग के अलावा क्या क्या 3 कार्य और कर सकते हैं। 3 काम और क्या होते हैं एज अ टीचर आपके। एज अ टीचर आपको 10 वर्षीय जनगणना में भाग लेना पड़ता है आपको। आप
आपको सर्विस देनी पड़ती है। आपदा राहत कार्य में और चुनाव जब चलते हैं उसमें भी आपकी ड्यूटी लग जाती है। तो ये 3 कार्य आपके 3 वर्क्स होते हैं, ठीक। धारा 28, शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन्स नहीं दे सकता। टीचर प्राइवेट ट्यूशन्स नहीं दे सकते हो आप। अगर आप टीचर बन जाते हो तो आप प्राइवेट ट्यूशन नहीं दोगे, ओके। अगर देते हो तो उस पर भी आपको जुर्माना लगेगा। चैप्टर 5, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना। धारा 29 में पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया समूची सरकार शिक्षा प्राधिकारी द्वारा। इसमें क्या है, बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, सर्वांगीण विकास होलिस्टिक डेवलपमेंट से आप समझते ही होंगे। शारीरिक, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सांस्कृतिक विकास, ये सभी विकास बच्चे का होना चाहिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। बच्चों में योग्यता, उनमें सामर्थ्य का निर्माण करना, योग्यता का निर्माण करना, ठीक है। पूर्णतम मात्रा तक बालक का शारीरिक और मानसिक योग्यता का विकास करना। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। इसमें मदर टंग के लिए मदर टंग पे फोकस किया गया है। शिक्षा कैसी होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन देनी है आपको एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करना है जो भय मुक्त हो, डरे ना बच्चा, अपनी बात को बिना डरे आपको बता पाए, ठीक है, कम्युनिकेट कर सके आपसे बिना डरे। ऐसा एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना है बच्चे के लिए। ऐसा ना हो कि वो आपसे कुछ बता ही नहीं पा रहा है कि उसे क्या परेशानी आ रही है और आप पढ़ाए जा रहे हैं। बालक के समझने और उपयोग करने की योग्यता का सतत और व्यापक मूल्यांकन, ठीक है। सतत और व्यापक मूल्यांकन करना चाहिए कि बच्चे को कितना समझ में आ रहा है ना, आपको पता होना चाहिए कितना। इसके लिए आपको असेसमेंट करते रहना चाहिए। धारा 13, प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने पर पूर्णता का प्रमाण पत्र, आपको सर्टिफिकेट देना होगा जब आप उसके बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा 1 to 8 तक की एजुकेशन पूरी हो जाएगी, अब उसको एक सर्टिफिकेट मिलना है, ठीक है। चैप्टर 6, बालक के अधिकारों का संरक्षण। धारा 31, बालक अधिकार संरक्षण आयोग कब बना था, 2005। ये इम्पोर्टेंट है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। धारा 17 में क्या है, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग बच्चों की शिक्षा के अधिकारों की सुरक्षा करेगा, संरक्षण करेगा। धारा 31, ठीक है। धारा 32, बालक के अधिकार के संबंध में कोई शिकायत मिलने पर उसे कितने 3 महीने के अंदर 3 महीने की ड्यूरेशन में 3 मंथ्स ड्यूरेशन में उसको का सॉल्यूशन होना चाहिए, सॉल्व होनी चाहिए वो प्रॉब्लम, ठीक है। ये टाइम पीरियड ध्यान रखना, 3 मंथ्स का है, सॉल्यूशन आपको करना होगा। धारा 33, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का गठन होगा, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है, NAC इसमें है, धारा 33 में, ओके। 34, राज्य सलाहकार परिषद का गठन होगा। 33 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद केंद्र सरकार के अंदर में, और राज्य सलाहकार परिषद का गठन 34 में। ध्यान रखना, वो इस आगे पीछे ही ट्रिक के साथ लर्न करना आप ये। 33 राष्ट्रीय, 34 राज्य। चैप्टर 7, ये लास्ट चैप्टर है। 7 चैप्टर्स बताए थे, 7 अध्याय हैं इसमें, 7 चैप्टर्स, 35 आर्टिकल, इसमें 3 आर्टिकल्स आपकी 3 धाराएं आएंगी। 35, निर्देश जारी करने की शक्ति किसकी होगी, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार मतलब समुचित सरकार की, और स्थानीय प्राधिकारी। धारा 36, दंडनीय अपराधों की कार्रवाई करने से पूर्व सक्षम अधिकारियों से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है, बहुत जरूरी है। सक्षम अधिकारी, इनसे आपको पहले परमिशन लेनी होगी कोई भी कार्रवाई करने से पहले। ये धारा किसके अंडर में आता है, 13, 18 और 19, ठीक। धारा 37, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग,
राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, स्थानीय प्राधिकारी, विद्यालय प्रबंध समिति के खिलाफ कोई विधिक कार्रवाई नहीं होगी। ठीक। धारा 37 में क्या है, इन सभी के खिलाफ आप कोई भी लीगल कार्रवाई नहीं कर सकते, इनके अगेंस्ट कोई भी लीगल इंक्वायरी नहीं की जाएगी आपके द्वारा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब आपकी धारा 38, धारा 38 में क्या है, समुचित, ये शायद यहाँ पे नोट नहीं हुआ है, मैं बता देती हूँ। धारा 38 में क्या है, समुचित सरकार को नियम बनाने की शक्ति होगी। कोई भी नियम जो बनाएगा, समुचित सरकार को नियम बनाने की शक्ति होगी। ठीक है, अब मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ आपको नोट कराऊंगी। मैं खाली जगह देख लेती हूँ। यस, देखिए, शिक्षकों की संख्या क्लास 1 to 5 तक क्या होगा। अगर 60 बच्चे हैं तो उस पर 2 टीचर। ठीक है, अगर 61 से 90 बच्चे हैं तो उसमें 3 टीचर होंगे। ठीक है, अगर ये बच्चों की संख्या बढ़कर हो जाती है 91 से 120 तो टीचर्स कितने होंगे, 4। ठीक है, 4 टीचर्स होंगे। राइट। अगर 121 से क्या हो गया ये, अगर 121 से 200 बच्चे होते हैं तो टीचर्स के कितने हो जाएंगे, 5। करेक्ट। 150 प्लस बच्चों पर क्या होगा, 150 प्लस बच्चों पे 5 टीचर्स प्लस एक प्रधान अध्यापक होगा, एक हेड टीचर होगा, प्रधान अध्यापक। 5 टीचर्स होंगे और एक प्रधान अध्यापक होएगा। ठीक है, प्राइमरी के लिए रेशो क्या है, 200 बच्चों पर, ये तो मैंने आपको बता दी टीचर। 60 बच्चों पर 2 टीचर्स, 60 से 61 से 90 के बीच कितने होंगे, 3 टीचर्स, 91 से 120 पर होंगे 4 टीचर्स, 121 200 में होने हैं 5 टीचर। ठीक है, अब 200, अब 150 प्लस हैं तो 5 टीचर प्लस एक प्रधान अध्यापक, ये टीचर्स हो गए हैं। टीचर्स की संख्या कितनी होगी, प्राइमरी 1st to 5th क्लास का बताया है मैंने आपको, ये 5th क्लास तक के बारे में है। ठीक है, प्राइमरी क्लासेस के लिए। अब मैं आपको बता देती हूँ रेशो क्या होगा टीचर्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स का रेशो क्या होने वाला है। अगर 200 बच्चे हैं तो उसमें होगा 1:30 का। ठीक है, अगर 200 प्लस हैं बच्चे तो आपका रेशो होगा 1:40 का, 1:40 का। ठीक है, टीचर स्टूडेंट्स रेशो क्या होगा, 200 स्टूडेंट पे 1:30, 200 प्लस बच्चों पे 1:40 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 6 to 8 क्लास के लिए क्या है, 135 का रेशो है। ठीक है, नॉर्मल में 130 का, 6 to 8 क्लास के लिए 135 का रेशो है। ठीक है, अब आते हैं टाइम कि आपका घंटे, कार्य दिवस के घंटे कितने होंगे। अगर हम बात करें क्लास 1st to 5th के लिए, क्लास 1st to 5th के लिए क्या होगा, 100 कार्य दिवस होंगे, 100 कार्य दिवस होंगे, 800 घंटे पर ईयर। ठीक है, एक साल में 800 घंटे, 800 घंटे प्रति शैक्षणिक वर्ष के, और 100 कार्य दिवस हैं। ये तो है प्राइमरी क्लासेस के लिए। अब 6 to 8 के लिए बात की जाए तो इसमें क्या होगा, 220 तो आपके क्या हैं, कार्य दिवस हैं, 220 कार्य दिवस, और इसमें घंटों हुए होंगे 1000। ठीक है,
1000 घंटे ये है। प्राइमरी के लिए 100 घंटे, 100 कार्य दिवस 800 घंटे, और 6 से 8वीं क्लास तक के लिए 220 कार्य दिवस 1000 घंटे। ठीक है, ये हो गया, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। और अगर शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह वीकली बात करी जाए 45 घंटे न्यूनतम। कितने हैं? 45 घंटे न्यूनतम, जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे, तैयारी करने की टाइमिंग भी इसमें ऐड है। ठीक है, इस 45 घंटे में क्या है, जो तैयारी के लिए टाइमिंग होती है ना, वो भी इसी में ऐड है। ये वीकली है। ठीक है, शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या 45 घंटे, जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी शामिल हैं, ऐड है। ठीक, अगर आपको कोई भी इसमें कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप एक बार रिपीट करके देख लेना। अगर सारी चीज़ क्लियर है तो वेल एंड गुड। अगर आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, आपके एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू सो मच। अगर आप ऐसी यूज़फुल वीडियोस और चाहते हैं किसी टॉपिक से पे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।